नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। डीएनए में आज आमने सामने की बहस होगी। कांग्रेस भाजपा के दो दिग्गजों के बीच सवालों की होगी बौछार। जवाब देंगे नेता। आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि सच्चाई को रखना होगा सामने। निगम के कामों का लेखा जोखा से लेकर शहर की समस्याओं को लाएंगे सामने। एनालिसिस में शब्दों की जादूगरी नहीं चलेगी, करना होगा सच का सामना। जी हाँ, भाजपा के युवा तुर्क और तेज तर्रार पार्षद विजय मोटवानी का मुकाबला होगा नगर निगम में जल समिति के सभापति और नवागांव वार्ड के कांग्रेसी पार्षद अवैस हाजमी से। जहां तक इनके परिचय या तारुफ का सवाल है, तो सियासत के दोनों नौजवान अपनी अपनी पार्टी के भविष्य हैं। चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में, इनकी दमदारी कभी कम नहीं होती। इनकी लोकप्रियता का ही प्रमाण है कि विजय मोटवानी ने बीते चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल कर एक रिकॉर्ड बनाया। वही अवैस हाजमी बार बार चुनाव जीतते आ रहे हैं। दोनों ही दिग्गजों की एक और खासियत का जिक्र करना जरूरी है। विजय ने कोरोना काल के दौरान जो दरिया दिली दिखाई, वो काबिले तारीफ है। ज़रूरतमंदों को राशन से लेकर बिजली बिल भी अपनी जेब से पटाया और मुफ्त हजारों मास्क बांटे। बताया जा रहा है कि इनके पास कोई भी मजबूर व्यक्ति मायूस नहीं लौटा। माना जा रहा है कि हसमुख और ओजस्वी विजय को आने वाले दिनों में भाजपा की कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वही दूसरी तरफ बात करें अवैस हाजमी की, तो इनकी काबिलियत भी जग जाहिर है। पानी के एक एक कतरे की अहमियत इनके मुकाबले शायद ही कोई दूसरा शख्स जानता होगा। बेहद संजीदा और हर दिल अजीज अवैस को इसी खासियत के चलते नगर निगम में जल विभाग के सभापति की जिम्मेदारी मिली। खैर, चलते हैं और देखते हैं दोनों मेहमानों का खुले कुदरती माहौल में आमने सामने का मुकाबला। नमस्कार, डीएनए के आमने सामने के प्रोग्राम में हम अपने दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं नगर निगम में जल समिति के सभापति अवैस हाजमी और आमापारा वार्ड के लोकप्रिय पार्षद विजय मोटवानी। हम ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले बता दें कि 138 साल बाद नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा हुआ है और 3 बार पार्षद बनने के बावजूद पहली बार अवैस हाजमी जी जो है वो सभापति का दायित्व निभा रहे हैं। वही दूसरी ओर युवा तेज तर्रार आमापारा के पार्षद विजय मोटवानी अपने तीखे हमलों को लेकर खासे मशहूर हैं। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अवैस हाजमी से कि आखिर 138 साल बाद जनता ने किस विश्वास के साथ उन्हें यह दायित्व दिया है, भरोसा जताया है, क्या उनकी अब तक की उपलब्धियाँ रही। अवैस हाजमी जी, सबसे पहले जनता जो है आपसे 1 साल का खाता बही मांगती है कि आपने 1 साल में क्या उपलब्धि हासिल की, आपके जो घोषणा पत्र हैं वो कितने पूरे हुए। मालिक का सब बहुत बड़ा करम है, बड़े बुजुर्गों अम्मी अब्बा की दुआएं और हमारे नवागांव वार्ड वासियों की साथ और उनका दुआ है कि आज आप सबके बीच इस चैनल में बैठा हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, मैं देवेंद्र मिश्रा जी का बहुत ही आभारी हूँ जो उन्होंने हमें यहाँ बुला करके जो हमसे चर्चा करी और जो उन्होंने जो बात कही है उसके लिए मैं ये बात कहूँगा कि सबसे बड़ी ये है कि आज हमारी कांग्रेस पार्टी मोहन लालवानी जी के नेतृत्व में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आई और आज धमतरी की जनता ने हमको मौका दिया। इसके लिए हम धमतरी की जनता के आभारी हैं। और जितने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई थी उस पर हमारे महापौर विजय देवांगन जी, सभापति अनुराग मसीह जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जो पहले चलते आ रही थी उससे बढ़कर उन्होंने जो आज टेक्नोलॉजी को उपयोग करके जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के 21वीं सदी में जो सपना देखे थे, आज कांग्रेस के कार्यकाल के पहले एक लाइट भी जलाना रहता था या पानी की समस्या होती थी तो वो उस चीज़ को सुधारने में हफ्ता दिन 15 दिन लग जाता था। मगर आज व्हाट्सएप के माध्यम से पार्षद महोदयों के बीच में जब वार्ड वासियों की खबर मिलती है वो व्हाट्सएप में देते हैं तो तत्काल 1 से 2 दिन के अंदर पानी जहाँ लीकेज होता है वो भी सुधारा जाता है और जहाँ लाइट बंद रहते हैं उन्हें भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इनका आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने
मुझे दायित्व दिया और हम सब मिल करके पूरे 40 के 40 पार्षद अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आप जल समिति के सभापति हैं। बीते भाजपा के कार्यकाल के बाद आपने जब से इस दायित्व को संभाला है, कितने और लोगों को आपने ये जल सुविधा मुहैया कराई है, क्योंकि जल संकट से ये शहर जूझता रहा है। इसके लिए जब से जल विभाग की दायित्व मिली है, सबसे पहले हम लोगों ने उस समय गर्मी आने वाला था, हमने वहाँ बैठक लिए और जो मोटर पंप के जलने की वजह से कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक मोटर पंप सुधरता नहीं था, उसे कारण से वार्ड वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें थे। तो महापौर जी ने, सभापति ने पहले से स्टॉक में लाकर रखने के लिए निर्देशित किया था और जो गर्मी की तैयारी थी उसको बखूबी हमने निर्वहन किया। और आज तक जो मकई तालाब और रमसगरी तालाब नहीं भरता था, उसको भी भराने का गर्मी के दिनों से प्रयास किए। कैनाल के द्वारा से गंगा तालाब में पानी पहुंचाया गया। महापौर जी ने जाकर के अधिकारी कर्मचारियों के साथ सभापति की मौजूदगी में सब निरीक्षण किए और एक खाका तैयार किया, जिसके कारण परिणाम स्वरूप ये है कि हमारे धमतरी का ज़्यादा से ज़्यादा तालाब भी भरा, जिससे जल स्रोत भी अच्छे रहे, सबके घरों में भी पानी पर्याप्त मात्रा में पहुँचाया गया। और अभी विशाल ओवरहेड टैंक 3 थोक निर्माण कार्य जो भी गोकुलपुर में शिलान्यास किया गया महापौर जी के द्वारा, जिसका निर्माण भी लगभग 80% पूरा हो चुका है। एक नवागांव वार्ड में बनना है और एक हटकेसर बनना है। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक और तैयारी चल रही है, जिसके भी आज कर्मचारी आ चुके हैं। तो अब सवालों की बारी है विजय मोटवानी से कि आखिर 138 साल बाद जनता का विश्वास क्यों टूट गया। नारायण राव फडणवीस से लेकर महापौर अर्चना चौबे तक के प्रचंड बहुमत से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने वाली जनता इस बार क्यों कमल को नहीं अपनाए और पंजे के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंप दिया। विजय जी, ऐसी क्या चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से, क्या कमियां रह गई जिसके चलते जनता ने आपको इस समय नकार दिया? सबसे पहले जय जवाहर, भारत माता की जय, भारत माँ की आरती, भारतीय जनता पार्टी। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दूंगा। और सबसे पहले तो मैं डीएनए की पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इतना सम्मान दिया हमें। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बीच हमारे आदरणीय जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, आवेश हाशमी जी, मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि इनके लिए अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाएं तो बहुत गलत बात है, क्योंकि इन्हें जनता ने जनार्दन, जनता ही जनार्दन है, जनता ने इन्हें जनादेश दिया। आज 3 बार के ये पार्षद हैं और इससे पूर्व में भी इनकी माता साहब माँ जी भी पार्षद रही हैं। तो इनके ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़कर ये कार्य करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा आवेश हाशमी जी को। और मैं खुद स्वयं आज पहली बार मैं नगर निगम में बैठा हूँ, जनता ने मुझे चुना है। मेरे को कुछ भी कार्य होता है, मुझे कुछ भी पूछना रहता है, जब भी मैं खाली रहता हूँ आवेश हाशमी जी के पास जाता हूँ और प्रेरणा लेता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, जैसा कि हमारे आवेश हाशमी जी ने कहा, पहला इन्होंने कहा कि जनता ने हमें मोहन लालवानी जी के नेतृत्व में जनता ने हमें जनादेश दिया। मैं आपको बता दूं, इनको जनता ने जनादेश नहीं दिया है, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, लोकतंत्र में गला दबाने वाला काम किया है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपको याद होगा दिग्विजय सिंह 1994 में जब मुख्यमंत्री थे, तब उनके सामने ये प्रस्ताव रखा गया था कि चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। और आज 138 साल हमने राज किया। हमने राज इसलिए किया 138 साल, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और आपने कहा कि जनता ने कैसे नकारा, जनता ने हमें नहीं नकारा है। हमें यह जो छल कपट वाली सरकार है, खरीद फरोख्त करके ये आज सत्ता में आई है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 1998 में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने थे, यह घोषणा की थी दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में। आज अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव क्यों नहीं हुए? इन्हें पता था कि हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराएंगे तो निश्चित ही हम 11 के 11 नगर निगम हारेंगे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया, जिसमें क्या हुआ आप देखते हैं। जनता को आवाज़ दबाई है कांग्रेस ने। आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है। ये छल कपट की सरकार है जो खरीद फरोख्त करके आज सत्ता में बैठी है। दूसरी बात, हमारे आवेश हाशमी जी ने कहा कि इससे पूर्व में जो पानी की समस्या और लाइट की समस्या 1-1 हफ्ता लगती थी, आज व्हाट्सएप आने से यह बहुत आसानी से कुछ घंटों में हो जाती है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं इनकी बात से यह सहमत हूँ कि इन्होंने जो कहा कि विथिन हावर और विथिन डे वो काम होते हैं, इससे पूर्व में नहीं होते थे।
विथ इन डे और कार्य तो होते हैं, बट इनके विभाग में आप जाके देखिए इनका दोष नहीं है, वह सरकार का दोष है। इनके आप जाके वेयर हाउस में देखिए, पाइपलाइन और जितनी भी सामग्री उपस्थित होनी चाहिए वह बिल्कुल उपस्थित नहीं है। लाइट में केबल वायर है वह बिल्कुल उपस्थित नहीं है। आज दिवाली का त्यौहार था, हमने अधिकारी को फ़ोन लगाया कि यहाँ 6-7 लाइटें ख़राब है, उसको चेंज किया जाए। बोले अभी केबल नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो हम इंतज़ार करें उसका? आज जनता ने हमें क्यों बैठाया कि हम आवाज़ बुलंद करें उनकी? तो उनकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो तुरंत मैंने अपने पैसे से वायर खरीदी और उसका समाधान करवाया। और इससे पूर्व में भी जो सड़कें बनी वहाँ भी पाइपलाइन बिछनी थी, मैंने आवेश हाशमी जी को फ़ोन लगाया, वेयर हाउस में अधिकारी को फ़ोन लगाया, वहाँ पे कोई सामग्री नहीं थी। आवेश हाशमी जी ने खुद के व्यायाम के खर्चे से वो खरीद के पाइप लगवाई। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका। और तीसरी बात इन्होंने कही कि पानी टंकी की बात, कि 3 पानी टंकियाँ जो है वह हमारे महापौर द्वारा शिलान्यास किया गया, ऐसा इन्होंने कहा। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि यह किसके कार्यकाल का शिलान्यास, पहले इसका भी हो चुका है क्या? किसी एक कार्य का 2 बार भूमि पूजन होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और 3 टंकी का जो प्रस्ताव था वो कब बजट बना, कब पास हुआ? क्या इनके कार्यकाल का पास किया हुआ है कि हमारे श्रीमती अर्चना चौबे के कार्यकाल का पास हुआ? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। और बात रही, हमारे आदरणीय ने ये भी कहा कि स्वच्छ जल हम दे रहे हैं और बहुत ईमानदारी से अगर कोई काम करते हैं 40 पार्षदों में तो निसंदेह हमारे हाशमी जी करते हैं। इनकी आवाज़ को भी वहाँ दबाया जाता है। इनकी प्रयास हमेशा यही रहता है कि शुद्ध पेयजल एक जनता को मिलना चाहिए और निश्चित ही पेयजल मिल रहा है। बाकी मैं अंदर की बात आपको बता दूं, आपके डीएनए के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही मुझे यह पता पड़ा और मैं जाके निरीक्षण भी किया, पेयजल जो आज हमें मिल रहा है वह बिल्कुल साफ़ नहीं है। आज मैं सभापति जी से पूछना चाहूँगा, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे जो पानी आता है वह कहाँ से आता है? वह रुद्री और गंगरेल से आता है। आज आप रुद्री में जाके देखिए, जो गंगे नाली का पानी है वह पानी जो है वो वाटर फिल्टर प्लांट में आ रहा है, उसको शुद्ध करके हम जनता तक पहुँचा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? तो ये ट्रीटमेंट प्लांट तो आपके ज़माने में बना है। देखिए, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वो हमारे ताराचंद हिंदुजा जी की देन है और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करूंगा, जिन्होंने आगामी 50 साल की सोची और एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमें दिया। और 36 वार्डों में, उस समय 36 वार्ड हुआ करते थे, 36 वार्डों में हर घर में नई पाइपलाइन पहुंचाई। वो शुद्ध पेयजल था। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जो रुद्री में अभी गंदी नाली का पानी गिर रहा है, उस समय नहीं गिरता था, आज गिर रहा है। वो पानी फिल्टर प्लांट में जाके शुद्ध होके हमको मिल रहा है। सभापति महोदय, इस आरोप के ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जिस तरह से हमारे नंदिया मोटवानी जी भी सम्मानीय हैं, युवा हैं और अपने वार्ड के प्रति समर्पित रहे, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। मगर जिस तरह से जो बात की उन्होंने कि अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसा नहीं, जो परंपरा थी वो परंपरा का निर्वहन हुआ, साफ सुथरा हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, सांसद चुन के ही प्रधानमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री भी एक विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री एक डिसाइड होता है। वैसी एक सिचुएशन है जिसके तहत में कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं की गई। आम जनता का जब 8 पार्षद थे और आज हमारे पास 21 पार्षद हैं, तो ये धमतरी क्या है, जनता का ही जनादेश है जो हमको आज मिला है। रही बात पानी, जो बता रहे हैं कि पानी वहाँ गंदा आता है, तो ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं। जो भी चीज़ है सम्मानी, मैं ताराचंद जी हिंदुजा का मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके कार्यकाल से उनका एक सिचुएशन था, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ से कोई पानी आ रहा है। जो केनाल का पानी है उस पानी से बाकायदा से उसका निरीक्षण होता है और ये सरासर गलत है कि वो पानी अशुद्ध है करके, क्योंकि जो रोज़ का रोज़ उसकी पूरी जांच की जाती है, उसके बाद ही उसका सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसी एक सवाल जो है वो आपसे विशेष तौर पे करना था, जो विपक्ष के पार्षद भी आरोप लगा रहे हैं और हमने खुद अपनी तहकीकात में इस बात को पाया कि इनका कहना है कि आप सभापति हैं, आपकी आवाज़ भी वहाँ दबा दी जाती है, अनसुनी कर दी जाती है। इस बारे में मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि हमने एक वॉल पेंटिंग घोटाले का खुलासा किया था। उस दौरान एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई कि उस विभाग के सभापति, महापौर और कमिश्नर तीनों के बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, जो ये बयां करते हैं कि कहीं न कहीं उनमें परस्पर संवाद की कमी है।
क्योंकि उसी मामले के बारे में सभापति का कहना था कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आते ही हमने इसको निरस्त कर दिया। महापौर का कहना था कि ऐसा कोई टेंडर हुआ ही नहीं है। कमिश्नर का कहना था कि जब जारी करेंगे तो सबसे पहले तो मेरे पास आएगा। मतलब दोनों इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि ऐसा कोई टेंडर हुआ है, जबकि सभापति कहना था कि इसमें भ्रष्टाचार के चलते इसको हमने वापस ले लिया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये परस्पर संवाद की कमी है या आप जैसे जुझारू पार्षदों की सभापतियों की आवाज़ को अनसुनी कर दी जाती है, तो फिर जनता विकास की कैसे उम्मीद कर सकती है? गलत है। हमारी आवाज़ को ना पहले भी कभी दबाई गई है, ना आज भी दबाई गई, क्योंकि जनता के हित में और साफ मन से और अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात करोगे और पार्टी हित में बात करोगे, जन हित में बात करोगे, हमारे धमतरी हित में बात करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सरासर गलत है कि हमारी आवाज़ को दबाई जाती है। हमारे महापौर जी, सभापति और सभी पार्षदों को लेकर के चल रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। एक सवाल मेरा ये था कि आप भले ही जल समिति के सभापति हैं, लेकिन आप 3 बार पार्षद बन गए। पहले के और अभी के हालात में क्या बदलाव हुए? ऐसा कौन सा काम कांग्रेस की समिति ने किया है जिसको हम जनता के बीच में रख सके? घोषणा पत्र में से कितने वादे पूरे हुए हैं? जैसे ही हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, वैसे ही कोरोना कार्यकाल आ गया था। फिर भी इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए पूरी टीम निरंतर चली मूलभूत सुविधाएं, उसके साथ साथ शहर हित के विकास के लिए हमारे महापौर जी ने, आपका महापौर आपके द्वार, हर वार्डों में जा कर के, कुछ वार्ड बच गए थे और हर वार्डों की जा कर के उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया और उसका पूरा एस्टीमेट बना करके शासन को भेजा गया। बहुत जल्द वो आ जाएगा और जितने उनके द्वारा जा कर के तकलीफ़ों से के जो सामने किए थे, वो सारे कार्य भी धीरे धीरे होंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ जो तालाबों की रूपरेखा, उसकी भी बना करके दिया गया सौंदर्यीकरण के लिए, और तालाबों को भरने का भी काम किया गया। जैसे उस वक्त में कोरोना कार्यकाल में सबसे बड़ी समस्या थी कि मास्क और सैनिटाइज का, वो भी उन्होंने घरों घर पहुंचवा करके दिया, जिसके लिए सत्ता पक्ष के पार्षद के साथ साथ विपक्ष के पार्षदों ने भी इसका धन्यवाद ज्ञापित किया था। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ थी, लॉकडाउन इतना खतरनाक था, एक एक चीज़ खाने पीने तक के लिए आदमी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ और दिक्कत था। गरीब तबके और मीडियम वर्ग के लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था। ऐसे वक्तों में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये सुझाव रखा कि पार्षद निधि से राशन ले करके पूरा बांटा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और जिन जिन ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को वो राशन मिल जाएगा। और इसके लिए उन्होंने स्वीकृति दिए और बाकायदा से सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों में ज़रूरतमंद लोगों को और गरीबों को राशन की मुहैया कराया। उसके बाद में निरंतर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शहर हित के विकास के कार्य, निरंतर रोड, नाली, ऑटोमेटिक शिलान्यास और लोकार्पण की प्रक्रिया जारी है और आगे भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छा से अच्छा करेंगे। आपने तालाबों की बात की और आप जल समिति के सभापति हैं। हमारे डीएनए के ब्यूरो ने एक तहकीकात की है और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि धमतरी में जितने तालाबों की संख्या पहले थी, आज बहुत सारे तालाब या तो गायब हो गए हैं या गुमनाम से हो गए हैं। क्या इसकी जांच कराई जाएगी कि ये तालाब आखिर गए कहाँ? जैसे उदाहरण के लिए गणेश तालाब, नवा तालाब, ऐसे कई तालाब हैं जो धीरे धीरे अतिक्रमण का शिकार हो गए या किसी भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर लिया। ऐसी शिकायतें पहले भी कलेक्ट्रेट में गई है, नगर निगम में भी गए, उसका आज तक निराकरण नहीं हुआ। लेकिन आपकी छवि को देखते हुए ये जनता उम्मीद कर सकती है, क्योंकि आप बेहद संवेदनशील हैं जल के मामले को लेकर, तो क्या ऐसे तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए आपके ओर से प्रयास होंगे? इसके लिए महापौर जी के भी समक्ष और सभापति के समक्ष ये बातें रखी गई थी। अभी ये मकई तालाब है जो हमेशा 2-4 रोज के पानी में भी नवा गांव का, मकेश्वर वार्ड का, औद्योगिक वार्ड के पूरे पानी से तालाब भर जाता था। तो ठीक देव बिल्डिंग के बाजू में जहाँ से प्राकृतिक रास्ता था, प्रेम कमल वाले मैरिज ग्राउंड वाले के पास हमारे महापौर जी ने और हम लोगों ने भी आग्रह किए थे, तो वो उन्होंने प्राकृतिक रास्ता को बाकायदा से खोल कर रखा गया, जिसके कारण से श्रीनाथ कॉलोनी के लोग जो आए थे वो पूरी श्रीनाथ कॉलोनी की पूरी पानी की निकासी हुई। यही चीज़ अगर देव बिल्डिंग के बाजू वाला अतिक्रमण वाला जगह भी अगर जो प्राकृतिक रास्ता अगर खुल जा रहा होता तो आज कम से कम 3 मीटर का ढाल है। यहाँ जो मकई तालाब जो 3-4 सालों से नहीं भरा था, उसका कारण वही था, जिसको अभी
सब्जी मार्केट में सियाह चौक के सब्जी मार्केट के पीछे गेट लगाया गया है, जिसके द्वारा से मकई तालाब में पानी भरा गया। मेरा जो सवाल था वो ये तो था, ये कहने मेरा मतलब बताने की ये वजह है कि मैं अभी मछुआ समिति के लोग भी सब बैठे हुए थे, हमारे महापौर जी को और जनप्रतिनिधियों को सम्मान किए थे। मैं वहाँ बोलने का मतलब ये था कि मेरे पिताजी बता रहे थे कि सिर्फ तालाब के जो पार है वहाँ पानी गिरने से तालाब नहीं भरेगा, जितने अतिक्रमण जो किए रहते हैं वो रास्ता क्लियर होना चाहिए जिससे तालाब खुलेगा। और जो रही बात अब जो तालाब अतिक्रमण हो चुका है, इसके बारे में हमारे महापौर जी हमारे सभी पार्षदों के बीच में एक राय बना करके जो भी उचित होगी उस पर निर्णय लिया जाएगा। आप विजय मोटवानी जी 1 साल से विपक्ष में हैं और विपक्ष में आपने क्या देखा, क्या आपको साथ में लिया जा रहा है जनहित के कार्यों में? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवेश हाशमी जी ने कहा कि चुनाव को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से कि जनता ने हमें जनादेश दिया, और इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को भी इसी तरह से चुना जाता है और मुख्यमंत्री को भी। तो यह सदियों से चलते आ रहा है। ऐसा क्या सदियों से ये चलते आ रहा था कि अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम चुनाव को? पहली बात मैं इनको काटना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी इसी तरह से चुना जाता है और मुख्यमंत्री भी इसी तरह से चुना जाता है। मैं सहमत हूँ इससे। क्या नगर निकाय चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से इससे पहले चुना जाता था? नहीं चुना जाता था, इसी वर्ष चुना गया है। वह क्यों चुना गया है मैंने आपको बताया, ठीक। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जनता ने हमें जनादेश दिया। इससे पूर्व में हमारी 8 सीट थी और आज भी इनके पास बहुमत नहीं है। आज ये 19 पे ही है, समझ रहे हो ना आप? 19 पे ही है और आज 8 से 19 कैसे हुए? आज राज्य में इनकी सरकार है। निश्चित ही देखा जाता है जिसकी राज्य में सरकार होती है, लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार आज इनकी सरकार है, विकास होगा, चलो इनको एक बार मौका दिया जाए। और आप इन और रेशियो निकालेंगे 40 पार्षदों का, तो यह चुनाव अगर प्रत्यक्ष रूप से होता तो यह हारेगा चुनाव। 138 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, इससे पूर्व में ये क्यों नहीं आ पाए? अगर इन्होंने इतना काम किया होता तो आज इससे पहले ही आ चुके रहते। ये आने का वजह सिर्फ यही है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाए, खरीद फरोख्त की जाए और सत्ता में हासिल हो अपन। एक बात मेरे को ये बताइए कि इन्होंने तो कहा कि कोरोना काल के कारण कहीं ना कहीं हम जो विकास के काम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हैं, कि पूरा देश ही थमा हुआ था, तो नगर निगम की बात है। आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी उपलब्धि है जनता के बीच रखना चाहेंगे कि आपने 138 साल में जनता को ऐसा क्या दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम 138 साल हमें जनता ने चुन के भेजा है, उनका आशीर्वाद रहा तो हम यहाँ पे रहे। और दूसरी बात, 7 जून 2014 में शिवाजी की प्रतिमा के सामने हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने घोषणा की थी 2014 में कि जो अगला चुनाव होगा वह नगर पालिका नहीं नगर निगम बन के होगा। और नगर निगम में हमारी प्रथम महापौर बनती हैं भाभी श्रीमती अर्चना चौबे जी। उनका भी जितना साधुवाद धन्यवाद करूं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने इतना विकास किया है, अगर मैं उनके विकास कार्यों को आपको गिनाऊंगा तो सुबह से रात हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इससे पहले, अभी कुछ माह पहले हमारे नगर निगम को प्रथम स्थान मिला था स्वच्छता पे। केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ में सभी नगर निगम में प्रथम स्थान धमतरी को दिया गया था। इनकी सरकार ने उसका श्रेय लिया। मैं हाशमी जी से पूछना सकता हूं कि वो सर्वे कब का था? मैं आपको बता रहा हूं, यह सर्वे हमारी सरकार भाभी अर्चना चौबे जी का सर्वे था, मतलब अर्चना चौबे जी के कार्यकाल का सर्वे था और इनकी सरकार ने उसका श्रेय लिया। इनका काम, सिर्फ इनकी सरकार का काम यही है, सिर्फ श्रेय लेने का। आज आप देखें, लगभग मैं आपको बता दूं, एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूं। 2016-17 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 10.5 करोड़ रुपए दिए कि आप नगर निगम में गली गली में बीटी रोड बनाए गए। सीसी रोड चलते थे, हमने पहली बार देखे कि गली गली में बीटी रोड हुआ। 2016-17 में दिया। फिर 17-18 में भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिया कि और आप विकास कीजिए, पुनः नाली निर्माण हुआ सब। उसके बाद 18-19 में हमें 6 करोड़ 93 लाख रुपए दिया जाता है महापौर के कहने पे, और बजट बनता है, एस्टीमेट बनता है, पास होता है, वर्क आदेश निकलता है, सरकार चेंज हो जाती है, खरीद फरोख्त की सरकार आ जाती है। वह 6 करोड़ 93 लाख रुपये वापस ले लेती है। वह वापस क्यों लेती है? कि अगर हम इसको अभी स्वीकृत कराएंगे तो इनका नाम हो जाएगा। अरे हमको नाम की जरूरत है ही नहीं, जनता ने हमें जनादेश दिया। 138 साल से हम यहाँ काबिज हैं, जनता का हमने काम किया करके काबिज है ना, ऐसे तो काबिज नहीं है हम। और 6 करोड़ 93 लाख रुपए इन्होंने ले लिए।
फिर हमारी महापौर ने शिव डहरिया जी, मैं आपको और अच्छी बात बताता हूँ, ये कहते हैं कि हमने विकास किया, हम डहरिया जी के, एक बढ़िया बात बता दूं, आज हमारे नगरीय निकाय के मंत्री हैं शिव डहरिया जी। रायपुर और धमतरी कितनी दूरी है? क्या वह एक साल में एक बार भी आए? अगर आप पूछोगे तो कोरोना काल का बहाना मारेंगे। आपको सभाएं करने के लिए समय है, आप एक भीड़ में जा रहे हैं, वहाँ के लिए कोरोना नहीं है, धमतरी आने के लिए कोरोना का बहाना। ठीक, इससे पूर्व में 3 बार इनका दौरा था धमतरी में, वो तीनों बार इन्होंने कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? कि मैं जनता को क्या जवाब दूंगा। उनका दौरा कैंसिल हो गया। और बढ़िया बात बताता हूँ मैं आपको कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो निगम में बैठे हैं और कुछ MIC मेंबर रायपुर में नगरीय निकाय मंत्री से मिलने जाते हैं, उनको मिलने तक नहीं दिया जाता। तो हम विपक्ष और जनता क्या करेगी? इनके ही प्रतिनिधि को इनसे मिलने नहीं दिया जाता है, तो हम कैसे जवाब दें और क्या करें? क्या कहना है आपका इस बारे में? सरासर गलत है कि ऐसा कैसे मंत्री जी, तो चाहे अपना क्या चाहे पराया क्या, लेकिन वो आते क्यों नहीं यहाँ? नहीं आने वाली कोरोना काल की स्थिति और ऐसा कोई भी स्थिति तो नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सभाओं में जाते हैं, धमतरी नहीं आते, और इनका ये आरोप है कि 7 करोड़ रुपया जो है वो आपकी सरकार ने वापस लेके आकर के, इस बारे में क्या है, क्या ये सच्चाई है? इसके बारे में सच्चाई वाली बात जो है उसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी गवर्नमेंट अपनी आई और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती, कोई भी घर आदमी लोग अपने अपने हिसाब से आदमी काम करता है। क्या किया? आज जब 2014 में हमारी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तब विक्रमादित्य का उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री जी। हर आदमी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। जो चीज़ जिस जगह में आ गई, जैसे कि अभी तक के हमारे सम्माननीय पार्षद महोदय पहचान नहीं पा रहे हैं कि अभी तक हमको जनादेश ही मिला। अच्छा। तो जो चीज़ है कोई अप्रत्यक्ष वाली बात नहीं, जो सच है आम जनता के बीच हमारे को जो जनादेश मिला, आज हमको जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी को। लेकिन इनके इस आरोप पर क्या कहना है कि आप लोग जो है वो पुराने पत्थर में नई इबारत लिख के वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं? कोई चीज़ ऐसा कोई सरासर गलत है। कोई भी इंसान अपना नया घर लेता है, नई जिम्मेदारी मिलती है, वो जो देश का संस्कार है, देश के तौर तरीके हैं, उस हिसाब से उस कार्यों का शुरुआत करता है। ये कहना अलग बात है, अगर ऐसे पत्थर है तो आज जो कार्य किए हैं वो तो हमारी अर्चना चौबे जी ने जो कार्य किया वो तो पत्थर है। कोई पत्थर हटा के पत्थर में नाम लिख दिया वाला था, ऐसी कोई बात ही नहीं। जो काम हुआ है, जो हमारे महापौर जी ने आए हैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो संगे बुनियाद डाल करके वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, वो शायद हमारे बीजेपी पार्टी वालों को नहीं पच पा रही है। तो आप इस बात का खुलासा कर दीजिए कि जब से निगम में आप काबिज हुए हैं तब से लेकर आज तक भूपेश सरकार ने या आपके विभागीय मंत्री ने कितनी धनराशि धमतरी के विकास के लिए दिया? इसके बारे में हमारे वरिष्ठ सभापति महोदय जी, महापौर जी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको जानकारी देंगे। अच्छा, एक सवाल जो है, चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, एक सवाल मैं अलग हट कर पूछता हूँ, क्योंकि आप भी 10-15 सालों से जो है वो कांग्रेस के सशक्त हस्ताक्षर बने हुए हैं और विजय मोटवानी भी अपनी मतलब तेज तर्रार व्यक्तित्व के चलते सुर्खियों में रहते हैं, अपने अपनी पार्टियों के आप लोग पैरवी कर रहे हैं। एक सवाल मेरा निगम से हट के है, ये पार्टी से है, क्योंकि इसका ये मामला जो है वो आम जनता से और क्षेत्र के खासकर ये किसान जो प्रधान जो हमारा ज़िला है उससे जुड़ा हुआ है। आपने कृषि विधेयक को लेकर बीते दिनों समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी ने, उसमें आप भी शामिल थे, और इनकी पार्टी ने कृषि विधेयक का आपने विरोध किया, आपने समर्थन किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग आखिर कृषि विधेयक के बारे में जानते कितना है? आपके नज़रिए में क्या है कृषि विधेयक? क्योंकि ये भले केंद्र का मुद्दा होगा लेकिन आम जनता से, धमतरी की 7 लाख आबादी से जुड़ा हुआ मामला है। कृषि कानून जो लाया गया है, आज सबसे बड़ी चीज़ है, जितने बड़े लेवल का बड़ी सर्चिंग होती है, आज अकाली दल जो 133 कि कई सालों से जो केंद्र शासन बीजेपी शासन के साथ जुड़ी हुई थी, वो आज क्यों अचानक अलग हो गई? सबसे पहले ये मंथन, जसप्रीत कौर जी जो केंद्रीय मंत्री थी वो इस्तीफा दे दी। जब ये अपने पार्टी के लोगों को विश्वास में लेकर के नहीं लाए कानून को, तो इससे बेहतर हाजमी जी ये सवाल ये नहीं है कि कौन एनडीए के साथ है कौन नहीं है, किसानों को इससे क्या नुकसान होगा? राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, गठबंधन बनते रहता है, हारते रहते हैं। जैसे कई किसान ऐसे हैं जिनके फसल में जो मंडी का जो प्रथा है वो बंद होने की प्रोसीजर जो बता रहे थे, वो
दूसरा ये कि जो भी किसान है, जैसे कभी फसल नुकसान हो जाता है, कभी कुछ आता है, तो बीच में जो कोई आदमी रहता है, कभी भी उस जरूरत समय में वो एक सहारा बनता है। आड़तिया जिसको अलग अड़तिया जो बीच का रहता है वो एक सहारा बनता है, और वो इस हिसाब से उस चीज़ों को, उसके दुख सुख का साथी रहता है। डायरेक्ट कोई चीज़ को बेचने के लिए जो स्थितियाँ हैं वो किसानों के अहित हैं। आज किसान भी इतना समझदार हो गया, अगर कानून ऐसा होता तो पंजाब में इतना महीनों से जो आज ट्रेन को रोक करके बैठे हुए हैं किसान, वो कोई भी चीज़ है जो अपनी फ़ायदा और नुकसान को बेहतर जानता है। अगर उसके लिए फ़ायदेमंद होता तो अपना पेट रोजी को छोड़ करके और सारे चीज़ को छोड़ करके, आज कई प्लांट बंद हो गए, वहाँ रेलगाड़ी नहीं पहुँच रही थी। ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। जैसे जिस क्षेत्र में आप जानते हो तो वो बेहतर वो जानेगा, वैसे किसान भी अपने आप में बेहतर। ऐसा नहीं कि कोई उसको राजनीतिक हवा दे रहे हैं, किसान खुद आगे आकर के विरोध करी तो उनके अहित है ये कानून। क्यों विजय जी, आपका क्या कहना है, क्या समझते हैं आप कृषि कानून को लेकर? बात को काटूंगा आपकी। इन्होंने कहा कि आपने राशि पूछा कि आपके मुख्यमंत्री ने कितनी राशि दी, तो इन्होंने जवाब दिया कि हमारे सभापति और महापौर जी को पता है। उनको क्या पता रहेगा, वह 1 रुपये भी नहीं दिए। और जितने भी, मैं आपको बता रहा हूँ कितने पैसा दिए, 7 करोड़ रुपए अभी आए हैं। वह 7 करोड़ कब क्या है, जो हमारे कार्यकाल के इन्होंने छीने थे। और आज जितनी भी सड़कें, 54 कार्य हैं, मैं आपको 54 कार्य की लिस्ट दिखाऊंगा। जो आज 54 कार्य धमतरी में चल रहे हैं, वो सीसी रोड के हो, नाली के हो, वो कार्य हमारे भाभी अर्चना चौबे जी के कार्यकाल का है। और किसी भी एक कार्य का 2 बार भूमि पूजन नहीं होता है। यह खरीद फरोख्त की सरकार है जो दोबारा भूमि पूजन करी। पहले इनका भूमि पूजन एस्टीमेट बन चुका है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इन्हीं के वार्ड का, महोदय जी के वार्ड का, इन्होंने कहा कि नए टंकियों का निर्माण हो रहा है। मैं उसका भी बताऊँ, नई टंकियों का निर्माण भी हमारे द्वारा बजट बना गया था और वहाँ से ही पैसा आया है। और उसका पहले भूमि पूजन भाई साहब ने किया है, फिर महापौर जी ने भूमि पूजन उसका किया है। मतलब एक ही कार्य का 2 बार भूमि पूजन, यह अच्छी बात है क्या? और जितने भी कार्य आज धमतरी में चल रहे हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने भूमि पूजन किया है, वह मुझे बता दें, एक भी कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य पारित हैं और उन्हीं के द्वारा किया गया है। और इसका श्रेय ये ले रहे हैं, इनकी सरकार ले रही है। जो पत्थर हटाने वाली बात है, पत्थर हटाने वाली तो बात है ना। आपका दायित्व बनता है कि जिसके द्वारा यह पास किया गया, कम से कम पूर्व महापौर है, सम्मान कीजिए। एक महिला का सम्मान करना चाहिए। महिला है तो कल है, महिला है तो हम हैं। मैं महिलाओं के लिए भी कुछ कहना चाहूँगा। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती हैं, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यह वो देवी हैं जो घर को स्वर्ग बनाती हैं, घर को स्वर्ग बनाती हैं। ऐसी मातृशक्ति को भी बारंबार प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करूँगा मैं। आप आज जितनी भी महिलाएं हैं, वह किस परिस्थितियों में आज राजनीति में आई हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। आज प्रशासनिक आदमी भी देख लिया, आज मैडम को देख लिया, एडिशनल एसपी मैडम, उनके नीचे मैडमों को देख लिए, जितने भी महिलाएं हैं वह किस स्थिति में काम कर रही हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। और आपने कहा कि कृषि विधेयक के बारे में कहा कि कृषि विधेयक संशोधन कानून 5 जून 2020 को नया संशोधन बना। भाई साहब ने कहा कि किसानों की आवाज़ दबाने के लिए यह कार्य किया गया है। और पंजाब में आप देख लीजिए, किसान विरोध कर रहे हैं इसका। मुझे एक चीज़ बताइए, देश में सिर्फ पंजाब ही एक राज्य है जहाँ किसान रहते हैं? पूरे देश में किसान रहते हैं। किसान ने मजबूती से इस फैसले का स्वागत किया है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रेन में चक्का जाम किया। वह जो वहाँ पे चक्का जाम किया, वहाँ पे इनकी शासन है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है, तो वह किसान नहीं थे, वह खरीद फरोख्त। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस मतलब खरीद फरोख्त। वह खरीद फरोख्त करके कुछ लोगों को एकत्रित किया गया और वहाँ पे ट्रेन के नीचे बैठाया गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद कराया गया। राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जब इतना ही आपने अच्छा काम किया तो आज आप इस स्थिति में क्यों बैठे? आज इनके पास केवल 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान। जब इतना ही अच्छा इनकी सोच थी, इतना ही अच्छा काम किया, तो आज इस स्थिति में ये क्यों आए? ठीक। अब आज इन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे मतलब सोचते हैं। और जो विधेयक बिल है ये किसान, यह क्या अच्छा है मैं आपको बताता हूँ। यह 3 बिल हैं जो वो पास हुए हैं। सबसे पहला जो बिल पास हुआ है ना, किसान अपनी उपज को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मिश्रा जी, क्या यह अच्छा कानून है कि नहीं है? जिस प्रकार से हर आदमी को स्वतंत्रता मिली है,
किसान को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए कि अपने उपज को वो कहीं भी बेच सके। आप इससे पूर्व में देखते थे कि उड़ीसा से कोई गाड़ी छत्तीसगढ़ आती थी, धान को वहाँ जब्ती करके उसका जब्ती बनाया जाता था। क्या ये अच्छी बात है? ठीक। दूसरा कानून ये है कि उचित दाम में किसान को स्वतंत्रता है कि वह अपने जो उपज है उसको अपने अनुसार बेचे, क्योंकि उसमें पसीना उस किसान का लगा है, कांग्रेस गवर्नमेंट और किसी और दल का नहीं लगा है, तो वो अपनी उपज अच्छे रेट में बेच सके। और तीसरा कानून जो आया था कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग, कि कोई भी उद्योगपति से किसान यह टाई अप कर सकता है कि वह उसकी उपज को फसल होने से पहले ही एग्रीमेंट बना ले कि मैं आपकी उपज को इस दाम में लेता हूं, तो वह स्वतंत्र हो जाएगा कि मेरी उपज बिक चुकी है, इस रेट में बिक चुकी है। उसके बाद भी अगर उपज का रेट, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं कि आज एक किसान आलू की उपज करता है, आलू बोता है, आज उसकी लागत लगती है 7 रुपये, और जब वो बेचने को जाता है तो रेट रहता है 6 रुपये। तो वह बेचेगा उसको? नहीं बेचेगा, वह स्टोर करेगा उसको, और जब रेट आएगा तब वो अपने उपज को बेचेगा। यह कानून गलत कानून है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये किसान के हित के लिए काम है कि किसान के विरोध का बिल है? और दूसरी बात, शुरू से यह खरीद फरोख्त वाली सरकार जो है ये विपक्ष का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। और दूसरी बात, मेरी बात को पहले आप सुनिए पहले, विपक्ष का काम क्या होता है? केवल विरोध करना। इनका काम है केवल विरोध करना। आज जो धारा 370 हटी उसमें इन्होंने विरोध किया, नागरिकता संशोधन कानून आता है उसमें विरोध करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक आता है उसमें विरोध करते हैं, इवन ट्रिपल तलाक जो मैं आपको बताया महिलाओं का सम्मान करना चाहिए उसमें भी इनकी सरकार विरोध करती है, और जीएसटी में विरोध करती है। मतलब जितनी भी केंद्र की योजनाएं और कानून बनता है उनका ये विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर आपको लोकतंत्र की खूबसूरती देखनी है तो आप हमारे ही नगर निगम में देखिए। इससे पूर्व में एमपी गुप्ता जी अध्यक्ष थे नगर पालिका के, उस समय फायर ब्रिगेड का प्रस्ताव हुआ और फायर ब्रिगेड को लाना पड़ा। फायर ब्रिगेड को लाने के लिए एमपी गुप्ता जी ने किसको भेजा बताऊं? उसको भेजा मकेश्वर वार्ड के पार्षद से उस समय खालसा जी। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि उसको एमपी गुप्ता जी ने भेजा कि आप गाड़ी को लेके आइए। इसको बोलते हैं लोकतंत्र की खूबसूरती। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए आप। इससे पूर्व में हमारे सभापति जी राजेंद्र शर्मा जी 8 कांग्रेस के पार्षद थे और 8 निर्दलीय पार्षद थे, उनका भी बरोबर सम्मान करते थे। लोग ये कहते थे कि ये इनके पार्षद हैं कि बीजेपी के पार्षद हैं। मतलब सम्मान कैसे किया जाता है वो आप लोकतंत्र के जो खूबसूरती है वो वहाँ देखिए। वह उनको ज़्यादा तवज्जो देते थे। क्यों? क्योंकि चुनाव के समय तक ही कांग्रेस और जो दल रहते हैं आपस में रहते हैं। आज विजय देवांगन जी हमारे कप्तान साहब हैं वहाँ के, हम उनके पार्षद हैं भाई। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप भेदभाव छोड़ के कार्य करिए। हम जनहित के मुद्दों के बिल्कुल आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आज अवैध हाशमी जी की बात को दबाया जाता है वहाँ पे। ये इनकी सोच बहुत अच्छी है, मैं बारंबार प्रणाम करूंगा इनकी सोच को। आज 40 वार्ड में अगर सबसे एक्टिव पार्षद और सबसे लोकप्रिय पार्षद अगर कोई है तो अवैध हाशमी जी। अवैध हाशमी जी, एक बात तो हम लोगों के सर्वे में भी है कि हमारे जिला ब्यूरो रंजीत छाबड़ा जी 1 हफ्ते तक के गुप्त तौर पर नगर निगम के सामने एक सर्वे किए थे कि कितने लोग निगम में ज़रूरतमंद लोग आते हैं और कितने लोगों का काम कौन कौन से पार्षद करते हैं। तो वहाँ पर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सिवाय आपके और अनुराग मसीह के छोड़ कोई भी कांग्रेसी पार्षद संजीदा नहीं दिखा। तो ये कहीं न कहीं चिंताजनक है। और लोगों ने ज़्यादातर पर यह कहा कि एक अनुराग मसीह हमारी बातों को सुनते हैं और दूसरा अवैध हाशमी जो हमारी समस्याओं को दूर करते हैं। तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं है कि आप 2 ही लोग सक्रिय रहे। ये आप इसके लिए ऐसा नहीं है, हर पार्षद अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। हम ही दोष हैं, ऐसी वाली बात नहीं है। महापौर जी भी अपना भरपूर समय देते हैं, सबकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और सभी MIC मेंबर के सदस्य लोग भी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी वाली बात नहीं, कोई चीज़ है। और मैं उनको लोगों का धन्यवाद देता हूँ जो इस काबिल समझते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सब पार्षद, अब चाहे 40 वार्डों के पार्षद हैं, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना काल में आदमी एक डर के रहता था, सब पार्षदों ने एक मोहल्ले में जा कर के राशन बांटा है और एक कागज़ों के दस्तखत किए हैं, एक गली मोहल्ले में घूमे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो उनका
बड़प्पन है और आपकी चैनल टीम का मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, हमारे जो विजय भाई बोल रहे थे, बहुत ही युवा और बहुत अच्छे दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, मगर खरीद फरोख्त तो क्या है ना, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई साक्ष्य है या कोई सबूत है तो बताएं। सोच हमेशा बेहतर होना चाहिए आदमी का, ये संकीर्ण मानसिकता वाला विचार कभी नहीं होनी चाहिए। रही बात ईवीएम की, अगर जितनी बड़ी बात कर रहे हैं तो ईवीएम का भी जो है ना, नेचुरल में मतदान करना वो अलग महत्व रखता है। ईवीएम सरासर जो मशीन है, आज इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आप जा कर के आप पता कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी अगर कोई बता दे तो किसी 50 ग्राम किसी 100 ग्राम का गड़बड़ रहता है। मेरा एक दोस्त है जो कंप्यूटर में जो तारीख मुकर्रर करी जाती है, जिस तारीख को जाए गिनती होना, और उस तारीख के बाद भी आज सांसद चुनाव में कम से कम 10 ठोक ऐसे सांसद जीते जिसका 2,11,747 है, तो 2,11,747। तो ये सब चीज़ कहना नहीं है, मालिक ने जिसको दायित्व को निर्वहन किया, ये प्रत्यक्ष रूप से हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने बैलेट पेपर की मांग की थी, बैलेट पेपर से बाकायदा से वोट हुआ है। एनपी गुप्ता जी भी जो सबसे पहली बार बने थे, तो वो भी ऐसी पार्षदों द्वारा चुन करके बने थे। ये बोलना सरासर गलत है। चलिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से सरकारें जो है फैसला लेती है। ये है कि, और रही बात ये जो बोलते हैं कि हम लोग श्रेय ले रहे हैं, हम लोग और हमारी पूरी टीम अपनी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। कोई श्रेय लेने वाला बात नहीं, कोई भी चीज़ हो, आप भी अगर एक मकान भी लोगे तो आप बाकायदा से वहाँ जाके रस्म निभाओगे। इसको ऐसा नहीं कि कोई हम लोग फौज पटाखा कर रहे हैं और हम लोग को श्रेय लें। जो दायित्वों का निर्वहन है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो कि हमारे खुद विजय भाई ने बताया, जो राशि भेजे और जिस तरह से काम हो रहा है, निरंतर होता आ रहा है, और आगे भी हम सब मिल करके दायित्वों का निर्वहन करेंगे और धमतरी का ज़्यादा से ज़्यादा मूलभूत की सुविधा के अनुसार के साथ साथ शहर हित के विकास और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट के साथ हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया, और ये सब कुछ। चलिए, मैं देर हो रही है, अब हमारा समय भी हो गया है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी महोदय जी ने कहा कि ईवीएम मशीन, मुझे एक चीज़ बताइए, आज तक कोई भी कांग्रेस के दल के नेता ने ईवीएम मशीन पे आपत्ति की है? केवल और केवल कांग्रेस जब भी चुनाव, कोई भी चुनाव हारेगी, डायरेक्ट वो ईवीएम मशीन पे सेटिंग हुई है। ये किया, मतलब ये खुद अपना प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि जो सत्ता इन्होंने हासिल की है छत्तीसगढ़ में, आज जो इनकी सरकार बनी है और जो पंजाब और राजस्थान में बनी है, आपने ऐसी बनाई है ईवीएम मशीन की सेटिंग करके। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। हम दोनों अपने मेहमानों से डीएनए के दर्शकों के लिए कुछ संदेश कहना चाहेंगे। अवैस आज़मी जी, आप जल समिति के सभापति हैं और एक आने वाले कांग्रेस के भविष्य हैं, आप अपनी तरफ से डीएनए के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से यही कहूँगा कि आप सब लोगों ने जो हमारी कांग्रेस पार्टी को जो दायित्व दिया है, उस दायित्व का निर्वहन हम अच्छे से अच्छा करते रहेंगे। आप लोगों के समक्ष भी अगर कोई सुझाव हो तो बाकायदा से हम हमें देते रहेंगे। हम आपके साथ हैं और आप सब हमारे साथ हैं। जिस तरह से आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को बैठाया है और वो दायित्वों का निर्वहन करते आ रही है और आगे भी बहुत अच्छे ढंग से करेगी, और सभी 40 पार्षदों को लेकर के चलेंगे। विजय मोटवानी जी, बोलो भारत माता की जय। मैं आप सभी जनता से यही कहना चाहूँगा और आमापारा वार्ड वासियों से भी यही कहना चाहूँगा, जो आशीर्वाद मुझे दिया है मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और निश्चित ही आज आमापारा वार्ड का मुझे प्रथम नागरिक चुना गया, मैं उनकी आवाज़ बिल्कुल वहाँ सदन में रखूँगा, और जो एक अच्छे जनहित के मामले, एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए जो कार्य करना है, वो निश्चित ही हम 40 पार्षद मिल के करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आमापारा का ही पार्षद हूँ, अगर किसी कोई भी वार्ड का अगर समस्या लेके आता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसका काम करें। और निश्चित ही उसके लिए देखो, हम वो कांग्रेस दल का है, वो भाजपा दल का, ऐसा नहीं, हमें अपने जनता के लिए काम करना है। उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, चाहे वो कोई भी दल का हो, मैं बिल्कुल जाऊंगा और वहाँ हाथ जोड़ के विनती करूंगा और उनके विकास का कार्य करूंगा। और मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं इस जगह पे आज बैठा हूँ, मेरा प्रथम उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि जनता के हित के लिए कार्य करना है, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका मैं बेटा हूँ, कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मेरी माँ है, मेरी बहन है, उनका बिल्कुल मैं कर्तव्य करूँगा और उनके लिए काम करूँगा। तो हम आप दोनों मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि पक्ष और विपक्ष मिलकर धमतरी शहर के विकास की गति को रफ्तार देंगे, और जनता की जो उम्मीदें आप सभी जनप्रतिनिधियों से, चाहे कांग्रेस हो भाजपा से हो, आप लोगों से बंधी हुई है, वो पूरी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।
तो ये थे अवैध हाशमी और विजय मोटवानी। निगम के दोनों युवा पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए और माकूल जवाब भी दिया। एक सुलझे हुए वकील की तरह दोनों युवाओं ने अपनी अपनी पार्टी की मुफीद पैरवी की। खैर, अब किसकी बात में दम था और कौन हवाई घोड़े दौड़ा रहा था, इसका फैसला हम जनता की अदालत पर छोड़ते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आमने सामने के इस प्रोग्राम में और किसी मुद्दे को लेकर। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।